हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आखिर आरबीआई ने अपना चाबुक चला ही दिया और जिस तरीके से उन्होंने पेटीएम बैंक के साथ किया था, ठीक वैसे ही कोई भी कोताही ना बरतते हुए नियमों में अपने और बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो आरबीआई ने सिद्ध कर दिया कि वो नियमों को ताक पे नहीं रखेंगे। पेटीएम बैंक के बंद होने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज पर अपना नियमवाद चाकबुक चलाते हुए उनको कार्य करने से स्थगित कर दिया। यानी कि अब ये 4 एनबीएफसीज ना तो कोई लोन दे सकती हैं और ना ही कोई सैंक्शन लोन को डिसबर्स कर सकती हैं। ये 17 अक्टूबर को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये सारी जानकारी साझा करी और इसे एप्लीकेबल किया 21 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद से ये एनबीएफसी कोई भी नई बुकिंग नहीं कर पाएंगी, लोन नहीं दे पाएंगी, चाहे वो सैंक्शन ही क्यों ना हुआ हो। अब इस फैसले के क्या मायने हैं आम जनता पे, यानी आप लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा और जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं वो कौन सी श्रेणी के लोग हैं। क्या आपने इन एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो क्या आपका ये स्टेटस इन एनबीएफसी के आरबीआई के नियम के बाद प्रभावित होगा, या आपने लोन नहीं भी ले रखा तो क्या आप उस श्रेणी में तो नहीं आते जो इन एनबीएफसी के बंद होने के बाद इफेक्टेड है। इन्हीं सब चीजों की जानकारी के लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलूंगा और एक एक प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें इंपैक्ट हुई हैं और इनका आगे आप लोगों पे और विभिन्न श्रेणी के जो लोग हैं, जो इनके साथ लोन ले चुके हैं या लोन नहीं भी लिया है तो भी कहीं वो इन पे इम्पैक्ट हो रहे हैं या नहीं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन की प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको सभी विषय और सारी जानकारियां समय पे मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये है वो साइट जो कि आरबीआई की है, प्रेस रिलीज है आरबीआई का, आप ये देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारी इंफॉर्मेशन। और ये 17 अक्टूबर 2024 को ये प्रेस रिलीज जारी की गई। अब इस प्रेस रिलीज को हम जरा और गौर से समझते हैं। इस प्रेस रिलीज में एक्शन अगेंस्ट सेलेक्ट एनबीएफसीज इंक्लूडिंग एनबीएफसीज एमएफआई, यानी कि वो एनबीएफसीज जो नॉर्मल एक एनबीएफसीज हैं जो कैश रिसीव नहीं करती हैं और वो एनबीएफसीज भी जो डिपॉजिट्स रिसीव करती हैं वो भी इसमें शामिल है। अब इसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज टुडे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 45L की सब क्लॉज 1 एंड उसकी सब क्लॉज B, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में विदित है। यहाँ पे ये 45L वाली जो क्लॉज है ना, वो ये पावर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खातों की जांच कर सकती है। जांच करने के साथ साथ यदि उसमें कोई त्रुटियां पाई जाए तो उस पर प्रतिबंधित कार्रवाई वो कर सकती है। तो ये 45L आरबीआई एक्ट 1934 में ये पावर्स देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि सबसे पहले तो ये देख लिया आपने, कार्रवाई एक्शन अगेंस्ट सेलेक्टेड एनबीएफसी, ये कार्रवाई करी गई है। किस सेक्शन के अंतर्गत करी गई है तो ये वो सेक्शन है, सेक्शन 45L सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B, जिसके तहत एनबीएफसीज को जो फॉलोइंग नीचे दी गई है वो फॉलोइंग एनबीएफसीज ये वाली हैं। सबसे पहले आती है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, एमएफआई है जो कि कैश भी रिसीव करती है, डिपॉजिट रिसीव करती है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कब रजिस्टर्ड हुई और रजिस्टर्ड एट चेन्नई। अलावा इसके दूसरी है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एमएफआई है और ये 2018 को रजिस्टर्ड हुई थी कलकत्ता में। डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि आईसीसी है, जो कि 2009 में रजिस्टर्ड हुई नई दिल्ली में। और नवी फिनसर्व लिमिटेड जो कि है आईसीसी और 2022 में रजिस्टर्ड है और बेंगलुरु की एक फर्म या कंपनी है। यहाँ पे आरबीआई ने पूरा स्पष्ट लिखा है कि दीज डायरेक्शंस हैव बीन कन्वेड टुडे एट द कंसर्न एनबीएफसीज थ्रू द रिजर्व बैंक डिटेल्ड सुपरवाइजरी ऑर्डर्स, यानी कि आरबीआई के पैनल ने इन एनबीएफसीज के खातों की जांच की, विजिट करी, सारी तसल्ली करने के बाद, सारे आंकड़े जुटाने के बाद इन 4 एनबीएफसीज पे ये कदम उठाया गया है। क्योंकि आरबीआई कभी भी इस तरीके के एक्शन प्राइमरी बेसिस पे नहीं लेता, बहुत ही सघन जांच और फॉरेंसिक ऑडिट करने के बाद ही ये सब की चीजें वो इंप्लीमेंट पब्लिकली करता है।
और दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन द मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न ऑब्जर्व इन द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ दीज कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट WALR। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे उन्होंने मेंशन किया है, जो कि स्प्रेड और WALR दोनों के लिए कहा गया है, जो कि मास्टर डायरेक्शन ऑफ NBFCs 2022 डेटेड मार्च 14 2022 को RBI ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था। यहां पे उन्होंने उसका रेफरेंस भी दिया है, जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन कौन से होते हैं? जो आपके 3 लाख तक के लोन होते हैं, 5 लाख तक के लोन होते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस। छोटे लोन जो होते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके के, और ये ऑनलाइन मिल जाते थे। अब यहाँ पे WALR और स्प्रेड, इसको हम सरल शब्दों में अगर समझें तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास एक साहूकार है और आपके पास पैसा आपने कहीं से बोरो किया लोगों में लोन देने के लिए, और वो पैसा आपने 5% के ब्याज पे उठाया। अब वो 5% के ब्याज पे आप RBI के पास जाते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये पैसा 5% के हिसाब से मार्केट से उठाया और अब मैं लोगों में 5%, 4% इस प्रॉफिट मार्जिन से ये पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। RBI कहता है ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप 9-10% पे मार्केट में बेचेंगे। लेकिन ये चीज अगर आप 20%, 25% पे जाके बेचने लगे तो वो तो फिर, अब यहां पे यही इन NBFCs के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, मेन जो मोटिव था, जो मेन मकसद था, वो यही था। WALR और स्प्रेड, यानी कि एक सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मैंने RBI को डिक्लेयर किया और मैंने ये बताया कि ये पैसा मैं इस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे बेचूंगा। अब अगर मैं उस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से डबल ट्रिपल मार्जिन क्रिएट करने लगूं तो ये साहूकारी अच्छी बात नहीं है। RBI कहता है कि हम लोग उस जमाने में नहीं रहते जब जहां पे जमींदारी प्रथा होती थी, जहां पे इतने बड़े बड़े साहूकार होते थे जो खून चूस लेते थे लोगों का। अरे भाई, आप 12% पे पैसा उठा रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स से, और आप वो पैसा मार्केट में 40%, 30%, 35%, 40% में बेच रहे हो और अपने हिसाब से आप रख रहे हो, जबकि आपने हमें नोटिफाइड किया था कि ये पैसा जो आप 12% पे उठा रहे हो वो आप 28% या 30% मैक्सिमम, अब आप उसको 35% पे भी बेच रहे हो, आप उसको 40% पे भी बेच रहे हो और अपने आप लोन के रेट भी बढ़ा रहे हो। और उसके बाद आप ये डिफाइन कर रहे हो कि सर इसमें और भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो कि इसमें डिक्लेयर करी गई हैं। कंप्लाइंस इसमें किया गया, कस्टमर की जो इसमें KYC पॉलिसी है वो भी इसमें ब्रीच करी गई। अब इसमें वो पैसा अगर आप किसी को दे रहे हैं, क्या वो सैलरीड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने कह दिया हाँ मैं सैलरीड हूँ, ठीक है, आपने बिना कुछ देखे उसको 2 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिया। अरे भाई, ये तो देख लो, सुनिश्चित तो कर लो कि वो एक्चुअल में सैलरीड भी है या नहीं है। आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी, उसमें कहीं से उसने 3 महीने की स्टेटमेंट में अपना फ्रॉडुलेंट या आप मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऐसे पैसे आ रहे हैं, आपने समझ के दे दिया हाँ भाई एवरेज बैलेंस है। इसी बहुत सारी अनियमितताएं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट बीन कि ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं अनियमितताओं की वजह से इन चारों NBFCs के लाइसेंस को अभी होल्ड कर दिया गया। लाइसेंस होल्ड नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से ऑपरेशंस इनके बंद हो गए हैं 21 तारीख से लेकर के अनिश्चितकालीन, जब तक ये अपनी रेगुलेटरीज अपनी ठीक नहीं करती हैं तब तक के लिए ये अपने ऑपरेशंस को नहीं कर सकती हैं। आगे इन्होंने ये भी लिखा है, over the last few months the Reserve Bank has been sensitizing its regulated entities through various channels on the need of their use regulatory freedom, responsibility and ensure fair, reasonable and transparent pricing, especially for small value loans। देखिए, ये छोटे लोन कौन लेता है? जाहिर सी बात है, ये छोटे लोन कोई बहुत बड़ा कोई व्यापारी वर्ग नहीं लेगा, ये वही लोग लेंगे जिनकी जरूरतें बहुत छोटी हैं और बहुत कम कमाते हैं, उनकी जरूरत बहुत क्रिटिकल होती है। आप ऐसे लोगों के लिए इतना बड़ा रेट और इतना बड़ा मार्जिन रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं थी। However, unfair and usurious practice continued to be seen during the course of on-site examination as well as from the data collected and analyzed off-site। यानी कि फिजिकली RBI के पैनल ने जांच करी और ये पाया कि ये सारे जो अनियमितताएं हैं ये NBFCs कर रही है। In addition to usurious pricing, these NBFCs were variously found to be in non-adherence with the regulated guidelines and assessment of household income and consideration of existing proposed monthly repayment obligation in respect of their
microfinance loans. Deviations were also observed in respect of income recognition and IR and AC norms, resulting in evergreening of loans. Conduct of gold loan portfolio, mandated disclosure requirement of interest rates and fees of outsourcing of core financial services etc. तो अब यहाँ पे आरबीआई ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो ऑपरेशंस इनके बंद करे गए हैं, ये 21 अक्टूबर 2024 से इनकी फैसिलिटी क्लोजर कर दी गई है। जो भी पाइपलाइन में केसेस थे इनके पास, ये उसको क्लोज कर सकते हैं। यानी कि 17 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक के बीच में 3-4 दिन आरबीआई ने इनको दिए कि भाई आप अपना जो भी ऑपरेशन या लोन सैंक्शन है, लेकिन आप 21 तारीख के बाद कोई भी डिसबर्समेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 19-20 तारीख को आए या 19 तारीख को सैंक्शन करके आए और 20 तारीख को 21 तारीख को आप डिसबर्सल कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 17 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने का आरबीआई का मकसद भी यही था कि आप 3-4 दिन में अपने जितने भी पाइपलाइन के केसेस हैं वो सब खत्म कर लीजिए और पुराने जो लोन चलते आ रहे हैं वो वैसे ही फैसिलिटेट होते रहेंगे। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो की ईएमआई की है, नैच की है, वो सब सुचारू रूप से चलती रहेगी। लास्ट में उन्होंने एक और चीज कही जो कि इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि वो अपना बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं। The business restriction will be reviewed upon receipt of confirmation from these companies regarding suitable remedies action having been taken to adhere to the regulatory guidelines at all times, more particularly with their pricing policy, risk management process, customer services, grievance redressal aspect to the satisfaction of the Reserve Bank. यानी कि आप अपनी प्राइसिंग को सबसे पहले ठीक करिए, उसके बाद आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, आपको सैलरीड है या नहीं है, कितनी सैलरी आ रही है, आप हर किसी को लोन दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 40% पे दे रहे हैं। अगर कस्टमर ने 3 साल या 2 साल के लिए लोन लिया है, आपने सोचा 1 साल भी अगर वो ईएमआई 40% पे दे दे तो मेरा तो अपना जो मेरा ब्याज है वो तो आ ही गया, दे दो। आपने ये देखा ही नहीं कि उसके इनकम नॉर्म्स उसको अलाउ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखा रहा था, क्योंकि आपकी अदर जो बुक्स ऑफ कंपनीज हैं, जो आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उसमें आप ये वाला प्रॉफिट एक कंसोलिडेट करके अपनी और कंपनियों के लॉस को छुपा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है, ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें एक स्पेशल कंपनी है जिसके बहुत बड़ी मार्केट इंपैक्ट हुई है, बहुत सारे लोग जो लोन नहीं भी ले रहे वो भी प्रभावित हुए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने उस चीज को इंक्लूड कर लिया तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। फिलहाल यहाँ पे वो लोग जिन्होंने इन एनबीएफसी से लोन लिया है वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि आपका लोन जितना भी बच गया है वो सुचारू रूप से आप ईएमआई देते रहें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्लीज बाउंस ना करें, ऐसा नहीं है, आप आखिर आपको पैसा तो मिल ही गया तो आप उसे बाउंस ना करें, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे ऑपरेशंस लोन को देने के अलावा वो सब चलते रहेंगे। तो अगर आपने इन 4 एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसको खत्म कीजिए। जो उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं या जो भी आप उससे रिलेटेड चीजें, हाँ टॉपअप को छोड़ के या नए लोन को छोड़ के बाकी वो जो सारी चीजें एप्लीकेबल है वो ये 4 एनबीएफसी करती रही। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा? जिन लोगों ने यहाँ से लोन लिया था वो बिल्कुल भी इससे घबराए नहीं, क्योंकि ये लोन वैसे ही चलते रहेंगे। हाँ, अगर आप लोन अप्लाई कर चुके थे लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे और वो लोन अभी तक नहीं हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी एनबीएफसी आपको लोन नहीं देंगे। और अगर आपके पास कोई भी फ्रॉडलेंट फोन आता है तो वो आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर सकता है। कोई मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं अभी आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि इन एनबीएफसी के व्यक्ति बनकर लोगों ने हमसे 500 रुपए 200 रुपए ऐसे एक चार्जेस लिए कि मैं आपका जल्दी से रिचार्ज का टेबल कर दूंगा, आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आपका लॉगिन हो गया था या कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे, इस वजह से आपका लोन नहीं हो पाया। लेकिन अब आपका लोन हो जाएगा, आप इतने पैसे अभी ट्रांसफर कर दीजिए, एक रिसिप्ट मिलेगी और आपका लोन हो जाएगा। प्लीज इस तरीके की धोखाधड़ी में मत फंसिए, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑपरेशन अब इन एनबीएफसी के थ्रू अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जो एनबीएफसी है उससे जिन्होंने लोन नहीं लिया वो कैसे इंपैक्टेड है। तो ये थी वो सारी जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप इससे इंपैक्टेड हो सकते हैं और किस श्रेणी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इन एनबीएफसी के बंद होने पे आप लोग इंपैक्टेड हुए हैं। यानी कि अगर आप ये एनबीएफसी जब बंद हो गई, अपना इन्होंने अभी परिचालन अपना रोक दिया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रुका है, ये ऑपरेशंस अपने फिर से शुरू करेंगी। बट अगर आरबीआई सेटिस्फाइड होता है इनकी डेवलपमेंट, जो कि इनकी त्रुटियां थी उनके दूर होने के बाद, तो अगर इन्होंने उन सभी नियमों को फॉलो किया जो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन ऑफ एनबीएफसी में नोटिफाइड है, तो इनके ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज ये
अनिश्चित काल के लिए अभी अपने ऑपरेशंस को नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन पुराने लोन जैसा मैंने बताया उनको ये सर्विसेज देते रहेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के कुछ मार्केट में धोखेबाज और जालसाज भी हैं जो इन एनबीएफसीज का नाम लेके आपको लोन दिलाने के लिए झांसा देंगे या कहेंगे कि मैं आपको लोन दिला दूंगा, आप मुझे इतना कमीशन दे दीजिए, आप अकाउंट ट्रांसफर थोड़ा सा अमाउंट है, 500 रुपए है, जो भी है 200 रुपए है, कर दीजिए और मैं आपको लोन दिला दूंगा। तो ऐसे प्रलोभन में मत फंसिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई जानकारी, एक नए तथ्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।